गुड्स डिलीवरी के सबूत ना होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कंप्लेनेंट के फेवर में ये ऑर्डर। कौन से बेसिस पे और कौन से पॉइंट पे, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट में। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट मार्च 2021 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कंप्लेनेंट के फेवर में अंडर सेक्शन 138। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप इसे एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले एक्विटल दे दिया एक्यूज को, और एक्विटल के बाद ये मैटर आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया इस जजमेंट को और दिया कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर। फिर हाई कोर्ट के बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कंप्लेनेंट के ही फेवर में ऑर्डर दिया। इसके अंदर क्या हुआ था कि कंप्लेनेंट और एक्यूज दो लोग थे। कंप्लेनेंट का ये कहना था कि उसने एक्यूज को कुछ फैब्रिक्स दिए थे और वो फैब्रिक्स जो थे उसके अगेंस्ट में उसने 2 इन्वॉइसेस रेज किए, और वो 2 इन्वॉइसेस के साथ साथ सामने वाले से यानी कि एक्यूज से कंप्लेनेंट ने 2 चेक लिए, जो कि हूबहू जो इन्वॉइस इशू किया गया था इन्वॉइस के अमाउंट के बराबर ही थे। जब वो चेक लिया गया, चेक को डिपॉजिट किया गया, जाहिर सी बात है कि वो चेक जो है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद नोटिस इशू किया गया। नोटिस इशू होने के बाद कंप्लेंट फाइल किया गया। कंप्लेंट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले एविडेंस रिकॉर्ड किया कंप्लेंट का, ताकि वो ये देख सके कि इसके अंदर सेक्शन 138 के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है या नहीं। याद है आपको सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी मैजिस्ट्रेट कोई इशू करेगा, समन्स इशू करेगा, तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके अंदर हो सकता है कि वो एविडेंस भी मंगाए कंप्लेनेंट से, ये देखने के लिए कि भाई इसके अंदर 138 के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं, ये केस बैठता है या नहीं। तो इसी तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो समन्स इशू करता है एक्यूज़ को। एक्यूज़ को मैटर्स जैसे ही समन्स रिसीव होता है एक्यूज़ कोर्ट के सामने आता है और आने के बाद ये कहता है कि सबसे पहली बात कि ये जो चेक मैंने दिया था, ये चेक मैंने एडवांस पेमेंट के तौर पे दिया था, ताकि ये जो है ये कंप्लेनेंट है वो मुझे बाद में गुड्स सप्लाई कर सके। लेकिन कंप्लेनेंट ने कोई गुड्स मुझे सप्लाई किया ही नहीं, यानी कि जो नॉन वुमेन फैब्रिक्स है ये मुझे दिया ही नहीं। इसीलिए तो कंप्लेनेंट ने कोई सबूत ला के दिया ही नहीं जिससे ये साबित कर सके कंप्लेनेंट कि मैंने वो गुड्स रिसीव किया या मेरी तरफ से किसी और ने वो गुड्स को रिसीव किया। इसीलिए ये जो बताया गया है कंप्लेनेंट की तरफ से पूरा का पूरा केस, इस पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि चेक के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है ही नहीं। इसके साथ साथ सेक्शन 313 के अंदर एक्यूज जो है वो अपना स्टेटमेंट भी देता है, लेकिन कोई सबूत ला के नहीं पेश करता, कोई अपने फेवर में कोई विटनेस ला के नहीं पेश करता, सिर्फ डिनाई करता है। और उसकी डिनाइल करने की एक ही वजह रहती है, वो ये कि भाई मुझे इसने कोई गुड्स दिया नहीं, इसके सबूत भी इसके पास नहीं है, और ये जो मैंने चेक दिया था वो एडवांस पेमेंट पे दिया था। इन चीज़ों को मानते हुए ट्रायल कोर्ट एक्विटल दे देता है एक्यूज को। फिर मैटर जाता है हाई कोर्ट के सामने। जब ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट कहता है कि भाई वो क्यों साबित करेगा कि उसने आपको गुड्स दिया है या नहीं दिया है। कंप्लेनेंट के फेवर में ऑलरेडी सेक्शन 139 है, सेक्शन 118 है, इसमें तो हमें मान लिया जाएगा कि गुड्स आपको मिला है। आप ये मानते हो ना कि चेक आपने इशू किया, और जो चेक आपने इशू किया वो एडवांस पेमेंट के तौर पे इशू किया, ये जो आपका कहना है। तो ये जो एडवांस पेमेंट के तौर पे जो आप कह रहे हो कि आपने जो चेक इशू किया है, क्या ये इसके फेवर में आपने कोई और एविडेंस ला के पेश किया? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 313 के अंदर आप स्टेटमेंट देते हो, लेकिन वो स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट ही होता है। इसके सपोर्ट में ना कोई आप विटनेस लाते हो, ना कोई आप एविडेंस लेके आके पेश करते हो, और सिर्फ डिनाई करते हो। तो डिनाइल को हम रिबटल नहीं मान सकते। तो इसीलिए सेक्शन 139 और सेक्शन 118 को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर देता है और एक्यूज़ को कन्विक्शन देता है। याद रखिएगा, लोअर कोर्ट ने यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्विटल दिया था एक्यूज़ को।
को। लेकिन जब मैटर आया हाई कोर्ट में तो एक्विटल की जगह पे एक्यूज़ को कन्विक्शन मिला और मैटर गया कंप्लेनेंट के फेवर में। इसके बाद जो है मैटर जो आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों लोगों की पेशी होती है, दोनों लोग अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं। जैसे वो आर्ग्यूमेंट शुरू करने वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये ऑप्शन देता है एक्यूज़ को कि देखिए अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मैटर सेटल करना है तो जितना चेक अमाउंट है सिर्फ उतना ही चेक अमाउंट आप दे दीजिए और उसके बाद जो है ये मैटर आगे नहीं चलेगा, हम मैटर यहीं ख़त्म कर देंगे। तो जो एक्यूज़ का एडवोकेट था उसने एक्यूज़ से पूछा ये बातों को कि भाई आप क्या करना है, इस मैटर को आगे चलाना है कि यहीं ख़त्म कर दें। लेकिन एक्यूज़ ने मैटर को ख़त्म करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं मैटर को आर्ग्यू करना चाहता हूँ और मैटर को लड़ना चाहता हूँ, मुझे पैसे नहीं देने। ठीक है, मान लिया गया। मैटर चला आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले कंप्लेनेंट का यही दावा था कि जो हाई कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि सेक्शन 139 और सेक्शन 118 मेरे फेवर में है और मैं कहता हूँ कि मैंने इस बंदे को गुड्स दिया था और उस गुड्स देने के बाद ही मैंने ये इन्वॉइसेस जो है वो रेज़ किए और ये इन्वॉइसेस के बदले में इसने मुझे चेक दिया है। चूँकि प्रिजम्पशन इसको जो है रिबेटल करना है इसका, लेकिन रिबेटल के लिए इसने कोई विटनेस या कोई एविडेंस लाकर पेश नहीं किया। कंप्लेनेंट ने अपने सपोर्ट में कुछ जजमेंट लाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लाए। इसके अंदर एक जजमेंट था जिसमें यह बताया गया है कि भाई रिबेटल के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। याद है व्यूअर्स, इसके पहले वाला जो मैंने जजमेंट आपके सामने पेश किया गया था शर्मा कारपेट वाला, उसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स बताए गए कि सही तरीका क्या होता है रिबेटल का। बस बिल्कुल यही जजमेंट ला के पेश किया गया कंप्लेनेंट के थ्रू कोर्ट के सामने और ये बताया गया कि भाई इसके अंदर सही तरीका प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिबेटल के। ये प्रिंसिपल्स पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है, तो ये प्रिंसिपल के बेसिस पे ही इसे रिबेटल देना था। सिर्फ डिनाई करता है तो डिनायल जो है वो रिबेटल नहीं होता। इसके उलट, कंप्लेनेंट के उलट एक्यूज़ जो है कोर्ट के सामने आता है और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करता है। आर्ग्यूमेंट में उसका यही कहना होता है कि सबसे पहला पॉइंट कि ये जो कुछ भी ये कह रहा है कि मैंने इसको चेक दिया, ये चेक मैंने एडवांस पेमेंट के तौर पे दिया था, नंबर 1। नंबर 2, एडवांस पेमेंट देने के बाद इसने कहा था कि ये मुझे गुड्स सप्लाई करेगा, यानी कि वो जो वूवन फैब्रिक था एक्चुअली वो गुड्स, वो फैब्रिक जो है इसने मुझे सप्लाई नहीं किया, तो इसीलिए इस चेक के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बैठती। और ये सपोर्ट के लिए, यानी कि अपने इस कंटेंशन के सपोर्ट के लिए उसने कुछ जजमेंट पेश किए। सबसे पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इंडस एयरवेज वाला, याद है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसे प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अंदर क्या हुआ था आपको याद होगा कि ये एक प्लेन बनाने वाली कंपनी थी। इसने जो है कंपनी ने एक दूसरी कंपनी से डील किया और उसने कहा कि भाई मुझे कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए प्लेन्स बनाने के लिए। तो वो स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए उसने सबसे पहले चेक दिया एडवांस पेमेंट के तौर पर और ये कहा कि भाई आप जो है अपने जो भी स्पेयर पार्ट्स आपको लाने हैं, कुछ फॉरेन कंट्री से लाने हैं, कुछ अपने यहाँ से भी जो कलेक्ट करने, वो सारे के सारे कलेक्ट कर देना और ये डेट पे जो है मुझे आप लाकर दे दीजिएगा। लेकिन जब वो सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा होता है, जब फॉरेन से जब वो सारी चीज़ें मंगा रहा होता है, उसी दौरान ये जो एक्यूज़ था, एक्यूज़ एक लेटर लिखता है कंप्लेनेंट को और ये बोलता है कि मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ और मुझे अभी आपसे कोई सामान नहीं लेना, मैंने जो आपको चेक दिया था वो चेक आप मुझे वापस कर दीजिए क्योंकि अब मेरी डील ख़त्म हो गई। ये था वो जजमेंट। इस जजमेंट को रेफ़र किया गया, इसके अंदर बोला मेरा केस एग्जैक्टली ऐसा ही है, मैंने भी इसे एडवांस में पेमेंट दिया था और मैंने इसे कहा था कि मुझे गुड्स दे, लेकिन इसने मुझे गुड्स दिया ही नहीं। सिविल एविएशन के अंदर में भी, ये मैटर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ये जजमेंट में भी ऐसा ही हुआ था, उसे गुड्स नहीं मिला था, इसीलिए दिस केस इज़ अ फिट केस। इसके अलावा दूसरा और एक जजमेंट पेश किया गया कोर्ट के सामने, उसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त देख रहे होंगे। इसमें यह कहा गया कि जब भी 138 का मैटर चलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि पार्टीज़ जो है अपने अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रेजेंट करे, हर एविडेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लाए। इसके अंदर प्रोपेंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी चलती है, यानी कि आप प्रोबेबिलिटीज़ भी ला के बता सकते हो। तो इसीलिए एक्यूज़ ने कहा कि आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए कि मैं बहुत ही ठोस एविडेंस आपके सामने ला के पेश करूं, मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बता दिए हैं, इसके बेसिस पे जो है मुझे एक्विटल मिलना चाहिए। ये था पूरा का पूरा एक्यूज़ का डिफेंस। अब ये सारे डिफेंस को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सबसे पहली बात, ये जो आप कह रहे हो, ये एविएशन वाला जो मैटर आपने लेकर आया, जो जजमेंट लाया और ये कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इसके फैक्ट्स और आपके फैक्ट्स अलग है। जो पहला जो जजमेंट आप प्रेजेंट कर रहे थे, वो जो एविएशन वाला यानी कि एरोप्लेन वाला,
उसमें तो साफ तौर पे दोनों लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कंप्लेनेंट और एक्यूज़ के बीच में। वो एग्रीमेंट में साफ तौर पे ये लिखा हुआ था कि जो चेक दिया जा रहा है वो एडवांस पेमेंट पे दिया जा रहा है, और ये भी चीज़ें एडमिटेड फैक्ट थी कि वो चेक रिसीव होने के बाद ये जो है जाएगा, गुड्स ढूंढेगा और फिर बाद में उसको सप्लाई करेगा। लेकिन आपके मैटर में ऐसा नहीं है। आपके मैटर में कोई एग्रीमेंट आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ओरली बोल रहे हो कि भाई हमारे बीच में जो है डील हुई थी और मैंने एडवांस पेमेंट किया था, जबकि कंप्लेनेंट का ये कहना है कि उसने आपको गुड्स दिया था। तो आपके मैटर में ये फैक्ट डिस्प्यूटेड है। एडमिटेड फैक्ट और डिस्प्यूटेड फैक्ट दो अलग चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी मैटर डिस्प्यूट में आ जाता है, डिस्प्यूटेड फैक्ट हो जाता है, तो सेक्शन 139, सेक्शन 118 कंप्लेनेंट के फेवर में चले जाता है। इसका आपको रिबटल देना होता है। आप सिर्फ ओरली बोल दें या सिर्फ आप डिनाई कर दें तो इसे रिबटल नहीं मानते। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ साबित करनी पड़ती हैं। अगर आप एविडेंस नहीं लेके आते तो कुछ सर्कमटेंसेस बता दीजिए कि भाई ये आप पे क्यों सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ डिनाई कर देने से नहीं होता। यहाँ पर इसने यही किया, इसने डिनाई किया और ये कहा कि भाई इसने मुझे गुड्स दिया ही नहीं। उससे साबित करने बोलो, उससे बोलो साबित करने के लिए उसने मुझे गुड्स दिया है। ना कोई उसने डिलीवरी चालान पेश किया, ना कोई मेरी सिग्नेचर्स है किसी गुड्स के मतलब कि डिलीवरी के ऊपर, तो ये डिलीवरी मुझ पर हुई नहीं। कोर्ट कहता है भैया ये जो सेक्शन 138 है, इसके बाद का जो सेक्शन है 139 और 118, ये साफ तौर पे कहता है कि हमें शुरू में ही मान लेना चाहिए कि गुड्स आपको दिया गया है। लायबिलिटीज़ चेक के अगेंस्ट में बैठती है। साबित कंप्लेनेंट को नहीं करना है, साबित आपको करना है कि आपकी ये लायबिलिटी नहीं बैठती है। तो यहाँ पर तो आप साबित ही नहीं कर रहे हो, तो फिर हम कैसे मान लें कि आपका रिबटल हो गया। देखिए इसके अंदर कंप्लेनेंट ने एक और केस प्रेजेंट किया था जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ रिबटल था, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया और ये मान लिया गया कि कंप्लेनेंट के फेवर में जो रिबटल वाले यानी कि सेक्शन 139 और सेक्शन 118 वाले प्रिजम्पशन मौजूद है। भले उसने जो है कोई मतलब साबित नहीं किया, उसने कोई डॉक्यूमेंट ला के प्रेजेंट नहीं किया कि ये जो गुड्स हैं वो एक्यूज़ को डिलीवर किए गए हैं, उसके बावजूद भी चूँकि प्रिजम्पशन एक्यूज़ के कंप्लेनेंट के फेवर में है, इसलिए हम मान लेंगे कि कंप्लेनेंट ने ये गुड्स दिया था, तभी तो एक्यूज़ ने वो चेक दिया। अब एक्यूज़ के ऊपर है कि उसे रिबटल करे और कोई ना कोई सर्कमटेंसेस कोर्ट में लाके प्रेजेंट करे। देखिए कंप्लेनेंट जो है जब कोई चीज़ प्रेजेंट करता है कोर्ट में कि भाई मुझे चेक दिया गया, लायबिलिटी इसके एंगेज में बैठती है, तो उसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो संभाल के रखने चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक मैंने डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये जजमेंट अगर आ गया है तो आप बेफिक्र मत रहिए कि सिर्फ और सिर्फ चेक के बेसिस पे ही जो है आप केस जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं। चेक के साथ साथ आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन में कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी आप सामने कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका आप एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखो, गुड्स डिलीवर कर रहे हो उसका आप प्रूफ रखो, अकाउंट बाकायदा आप मेंटेन करो, डिलीवरी चालान, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। देखिए इसके अंदर तो एक्यूज़ ने सिर्फ डिनाई किया, इसीलिए इसे रिबटल नहीं माना गया। लेकिन अगर एक्यूज़ थोड़ी भी अगर कोई सर्कमटेंसेस प्रूफ कर पाता, कोई भी चीज़ें ला पाता, तो यहाँ पर ये कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में ये ऑर्डर जाना था, क्योंकि कंप्लेनेंट ने कोई चीज़ लाया ही नहीं कोर्ट के सामने ये बताने के लिए उसने कि गुड्स डिलीवर किया है। तो आप ये गलती मत करना। लेकिन ये जजमेंट जो था फ़िलहाल पूरा का पूरा कंप्लेनेंट के फेवर में गया, इवन दो उसके पास डिलीवरी ऑफ गुड्स के कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्यूज़ ने सेक्शन 139 और सेक्शन 118 का रिबटल बराबर से नहीं दिया। तो रिबटल कैसे देते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।